अस्सलामुअलैकुम। आज यूएस, इसराइल और ईरान के दरमियान चलने वाली जंग का 14वां दिन है और पूरी दुनिया की नज़र अब इस जंग पर लगी हुई है। मिडिल ईस्ट की सूरत हाल हर घंटे बदल रही है। नए बयानात, नए हमले और नई सियासी रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इस जंग का असर ईरान, इसराइल या अमेरिका तक महदूद नहीं, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की सियासत, एनर्जी मार्केट और शिपिंग रूट्स पर भी नजर आ रहा। इसी बीच एक अहम बयान ईरान के एम्बेसडर टू इंडिया मोहम्मद फताही की तरफ से आया है। न्यू दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि ईरान इंडिया को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सेफ पैसेज देने के लिए तैयार है। जब इनसे सवाल पूछा गया कि क्या ईरान इंडिया के जहाज़ों को इस स्ट्रेटेजिक वाटरवे से गुजरने देगा, तो फताही ने जवाब दिया कि हाँ, क्योंकि इंडिया हमारा दोस्त है। इन्होंने कहा कि इंडिया और ईरान के दरमियान पुराना और मजबूत ताल्लुकात है जो भरोसा और कॉरपोरेशन पर मबनी है। फताही ने यह भी कहा है कि आप 2 या 3 घंटों में इसका असर देख सकते हैं। उनके मुताबिक ईरान और इंडिया के दरमियान सालों पुराना रिश्ता है जिसमें दोनों मुल्क हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े हैं। दोस्तों, पहली बात तो आपको ये बता दूं कि ईरान के अंदर इस वक्त सारा कंट्रोल मिलिट्री के पास है, IRGC के पास है। अगर उनका अप्रूवल मिल जाता है तो जहाज वहां पर से पार कर सकते हैं। अगर उनके अलावा वहां पर का प्रेसिडेंट भी बोलेगा कि आप ये जहाज को जाने दो, तो वो लोग नहीं जाने देंगे। और वहां पर की जो मिलिट्री है वो सिर्फ सुप्रीम लीडर की बात सुनती है। अब देखना क्या होता है इंडिया के जहाज़ों के साथ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम मैरीटाइम रूट्स में से एक है। दुनिया का लगभग 1/3 हिस्सा ऑयल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरता है। अगर इस रूट पर टेंशन बढ़ जाए या ये बंद हो जाए तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर सीधा असर पड़ता है। इसी वजह से जब भी ईरान और अमेरिका के दरमियान टेंशन बढ़ती है तो सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र होता। इसी दौरान अमेरिका ने भी अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को और तेज कर दिया है। पेंटागन में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पेटे हेक्सेट और चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन काइनी ने मीडिया को जंग की ताज़ा सूरत हाल के बारे में अपडेट दिया। पेटे हेक्सेट ने कहा कि अमेरिका एक ऐसा प्लान पर काम कर रहा है जिसका मकसद ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को डिफीट, डिस्ट्रॉय और डिसेबल करना है। उसने कहा कि अमेरिका इस जंग को एक ऐसे पेस पर लड़ रहा है जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। प्रेस ब्रीफिंग में जनरल डैन काइनी ने भी कहा है कि आज का दिन ईरान के खिलाफ सबसे ज्यादा हेवी स्ट्राइक्स का दिन हो सकता है। उसने दावा किया कि अब तक अमेरिका और उसके अलायंस ईरान के 6000 से ज्यादा टारगेट पर हमला कर चुके हैं। उसने ये भी कहा कि स्ट्राइक पैकेजेस हर घंटे लॉन्च किए जा रहे हैं और ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं। पेटे हेक्सेट ने ब्रीफिंग के दौरान एक और बड़ा क्लेम किया। उसके मुताबिक ईरान की मिसाइल हमले की कैपेसिटी 90% तक कम हो चुकी है, जबकि वन वे अटैक ड्रोन्स की कैपेसिटी 95% तक गिर चुकी है। उसने कहा कि ईरान के पास अब कोई इफेक्टिव एयरफोर्स, एयर डिफेंस सिस्टम या नेवी नहीं बची और ईरानियन मिसाइल लॉन्चर्स भी तबाह कर दिए गए हैं। इस जंग के हवाले से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार बयान दे रहा है। G7 लीडर्स के साथ एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान सरेंडर के करीब है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपना अलायंस को बताया है कि उसने एक ऐसा कैंसर को खत्म कर दिया है जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक बन चुका था। ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का भी जिक्र किया और कहा कि इस ऑपरेशन के नतीजा बहुत अहम रहे हैं। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि अगले हफ्ते ईरान पर और भी सख्त हमले किए जा सकते हैं। उसने कहा कि अमेरिका ज़रूरत पड़ने पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स को एस्कॉर्ट भी करेगा। साथ ही उसने ये भी उम्मीद जताई कि यूएस लेड वार एफर्ट सक्सेसफुल रहेगा। इस जंग के दरमियान एक और नया सियासी पहलू सामने आया है जब इसराइली आर्मी ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा कामनी के बारे में सवाल उठाया। इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए पूछा कि मुस्तफा कामनी कहाँ है। उसने कहा कि मुस्तफा लोगों से बात कर रहे हैं लेकिन उनका चेहरा क्यों नजर नहीं आ रहा। इसराइली आर्मी ने यह भी कहा कि ईरान के अवाम को अपने लीडर से जवाब चाहिए कि मुल्क के हालात तक क्यों पहुंच गए, यानी मुल्क के हालात ऐसे लेवल पर है और आप कहाँ हैं। यह सवाल उस वक्त उठाया गया जब मुस्तफा कामनी का पहला पैगाम ईरानियन स्टेट मीडिया पर सुनाया गया, लेकिन वो खुद कैमरे पर नजर नहीं आए। मुस्तफा कामनी ने अपना पहला रिटर्न स्टेटमेंट भी जारी किया। इस स्टेटमेंट में उन्होंने अमेरिका को वार्न किया कि अगर यूएस ने मिडिल ईस्ट में अपनी मिलिट्री बेसेस बंद नहीं की तो हमले जारी रहेंगे। मुस्तफा कामनी ने यह भी कहा कि अमेरिका और इसराइल को ईरान पर हमलों की कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरानियन स्टेट टेलीविजन पर पढ़ी गई अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा नहीं खोला जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अपने शहीदों के खून का बदला लेने तक अपनी लड़ाई जारी रखेगा। इस जंग का असर सिर्फ बैटलफील्ड तक महदूद नहीं है, गल्फ रीजन में भी इसके नतीजे सामने आ रहे। ओमान के शहर सोहार में एक ड्रोन अटैक हुआ जिसमें 2 इंडियंस की मौत हो गई। बड़ी अफसोस की बात है कि इंडिया के लोग जो वहां पर काम करने जाते हैं अरब मुल्कों में, वो लोग ड्रोन हमलों के अंदर मारे जा रहे हैं, लेकिन अपने इंडिया की गवर्नमेंट उस पर बात ही नहीं कर रही। यानी वो लोगों को बाहर कैसे निकाल के लाना, सिर्फ बयान दिए जा रहे हैं। बस कोई मर गया, इंडिया के 2-3 लोग वहाँ मर जा रहे तो आके अपने फॉरेन के जो ऑफिशियल्स रहते एक प्रेस मीट करके बोल देते बस। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस वाक़े की तस्दीक की है। मी स्पोक
परसेंट जायसवाल ने बताया है कि ड्रोन स्ट्राइक में 11 लोग जख्मी भी हुए हैं, जिसमें 10 इंडियन शामिल है। एमईए के गल्फ डिवीजन के ऑफिशियल असीम महाजन के मुताबिक ये वाकया मस्कट के करीब सोहार के इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ। ड्रोन गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी भी हुए। इस जंग के चलते इराक ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इराक के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि मुल्क का एयर स्पेस मंडे दोपहर तक बंद रहेगा। अथॉरिटीज के मुताबिक ये फैसला रीजन में डिटोरियोरेटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से लिया गया है। तो जर्मनी के चांसलर मर्ज ने भी कॉन्फ्लिक्ट पर रिएक्शन दिया। नॉर्वे के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि जर्मनी ना तो इस जंग का हिस्सा है और ना ही इसमें शामिल होने का कोई इरादा रखता है। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी कोई वजह नहीं है कि जर्मनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले शिप्स को मिलिट्री प्रोटेक्शन देने पर गौर करे। इस कॉन्फ्लिक्ट का असर नाटो रीजन तक भी पहुंच गया है। तुर्की के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि नाटो एयर डिफेंसर्स ने एक ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जो तुर्की की तरफ जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक ये तीसरा मिसाइल था जो ईरानियन की तरफ से तुर्की के डायरेक्शन में फायर किया गया था। सऊदी अरेबिया ने भी कहा है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है। डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक सेंट्रल और ईस्टर्न रीजन्स में 8 ड्रोन गिराए गए। इससे पहले भी सऊदी अरब ने 14 ड्रोन्स इंटरसेप्ट करने का दावा किया था। इसराइल पर भी हमले जारी है। नॉर्थन इसराइल का एक विलेज जर्जिर में मिसाइल हमला हुआ, जिसमें डजन्स लोग जख्मी हो गए। इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक 58 पेशेंट्स को हॉस्पिटल ले जाया गया। इसराइल ने भी अपने हमले जारी रखे हैं। इसराइली मिलिट्री का कहना है कि उसने तेहरान, शहराज और अहवाज में प्रोडक्शन और स्टोरेज साइट्स को टारगेट किया है। लेबनान में भी इसराइल एयर स्ट्राइक की रिपोर्ट सामने आई है। सिदोन के सबर्ब्स में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर स्ट्राइक हुई, जिसमें कई लोग जख्मी हुए। एम्बुलेंस टीम्स ने जख्मियों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया। इस जंग का असर ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर भी पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल ऑयल प्राइसेस $100 पर बैरल के करीब ट्रेड कर रहे हैं। एनर्जी एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर टेंशन बढ़ती रही तो ऑयल प्राइसेस और भी बढ़ सकते हैं। रशिया ने भी सिचुएशन पर बयान दिया है। रशिया के इकोनॉमिक एनवॉय ने कहा है कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट रशिया के ऑयल के बगैर स्टेबल नहीं रह सकता। चाइना ने भी ईरान के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड का ऐलान किया है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ चाइना ईरानियन रेड क्रिसेंट को $2 लाख के इमरजेंसी असिस्टेंस देगा। इसी दौरान ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी कूपर ने सऊदी अरेबिया में तैनात ब्रिटिश ट्रूप्स का दौरा किया। उन्होंने कहा कि रशिया और ईरान ग्लोबल इकोनॉमी को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस जंग की वजह से मुस्लिम डेवलपिंग कंट्रीज का D8 समिट भी पोस्टपोन कर दिया गया है, जो अगले महीने इंडोनेशिया में होना था। और एक अहम बात, काफ़ी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि असल में ये जंग ईरान और अमेरिका के बीच में लड़ी जा रही है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका का निशाना चाइना के ऊपर है, क्योंकि चाइना अमेरिका से आगे निकलता जा रहा है। और चाइना जो पेट्रोल खरीदता था वो वेनेजुएला और ईरान से ही खरीदता था सबसे ज़्यादा। अब देखिए, वेनेजुएला का कंट्रोल तो अमेरिका के पास चलेगा, क्योंकि डायरेक्ट ट्रंप जो है वहाँ पर के प्रेसिडेंट को उठा लिया, लेकिन ईरान के अंदर उन्हें ऐसा नहीं कर सकता था। सोचा लेकिन फेल हो गया। अमेरिका तेल को कंट्रोल करना चाह रहा। वेनेजुएला का कंट्रोल आने के बाद अगर से ईरान का कंट्रोल भी अमेरिका के पास आ गया तो फिर चाइना की मुश्किलें बढ़ जाती। फिर चाइना को अमेरिका जो बोला वो सुनना पड़ता। यही बड़ी वजह है कि ये जंग अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रहा। मिडिल ईस्ट में इस वक्त सूरत हाल बहुत नाजुक है और हर नए दिन नए डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं। अमेरिका और इसराइल ईरान पर अपने हमले तेज कर रहे हैं, जबकि ईरान भी ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए जवाब दे रहा। दुनिया भर के लीडर इस कॉन्फ्लिक्ट को देख रहे हैं, क्योंकि अगर ये जंग और बढ़ती रही तो इसका असर मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी, ऑयल सप्लाई और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर भी पड़ेगा। आने वाले दिन इस जंग के लिए फैसला कौन साबित हो सकते हैं। तो ये थी इस मामले के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।